हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने प्रेसी राइटिंग को सीखा था कि कैसे हमने एक प्रेसी लिखनी है, उसका क्या चीज़ें हमने अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। सिमिलरली आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऐसे राइटिंग यानी कि एक ऐसे अगर आपको आ जाता है लिखना, जो कि आएगा डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर, हम एक्सपेक्ट करें क्योंकि लास्ट प्रीवियस में अगर आप देखते हो तो आए हुए हैं, आपको ऐसे के ऊपर टॉपिक्स आए हुए हैं। यहाँ पे आप वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे आपको लिखना है। देखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमारी राइटिंग की जो हैबिट है वो काफ़ी टाइम से छूटी हुई है। तो एक तो आप लोगों को जो है ऐसे का जब भी आप लिख रहे हैं कैसे इलैबोरेट करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, सबसे बस मेरी यही एक आप कह लीजिए कि एक ये है सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। ठीक है? इसको ऐसे नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और आपकी प्रैक्टिस हो गई। नो, अनटिल एंड अनलेस आप लिखोगे नहीं, एक नोटबुक लेके आप कोई भी टॉपिक लेके उसके ऊपर लिखोगे नहीं, एटलीस्ट 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स का कुछ भी आप उसके ऊपर लिखोगे, देन ओनली यू विल कम टू नो कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं या किसी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, उसको इलैबोरेट कर सकते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, तभी पता चलेगा जब आप लिख के देखेंगे। ठीक है? सो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी आप कर सकते हैं राइटिंग जितनी भी उतनी अच्छे आप लिखेंगे पेपर के अंदर। ठीक है? सो प्रैक्टिस विल हेल्प यू हियर। यहाँ पे ऐसे राइटिंग के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगेन मैं आपको दूंगी, सिमिलरली एज प्रेसी। सो फर्स्ट चीज आपको टॉपिक को समझना है कि किस बारे में मुझे ऐसे दिया है लिखने के लिए, यानी कि जो भी आपका टॉपिक पेपर के अंदर आएगा, ठीक है, उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देन कीवर्ड्स जानने हैं। जैसे कई बार तो लिखा होता है किसी चीज के बारे में, उसको एनालाइज करना है। ठीक है? एनालाइज करना मीन्स उसकी एक एक चीज, एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करना है डेप्थ में, पूरा कंप्लीट। देन कुछ बातें होती है कि जिसमें कह दिया जाता है कि इन चीजों को कंपेयर कीजिए, है ना, कंपैरेटिव ऐसे होता है, मतलब वो आपको बोलेंगे नहीं, बट आपको ये कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे कि मुझे दो चीजों में कंपैरिजन तो नहीं बोल दिया है करने के लिए। फिर आप उसके आउट ऑफ मत जाइए, अपने टॉपिक पे स्टिक टू रहिए। ठीक है? देन कुछ चीजें होती हैं जस्ट जनरल डिस्कशन के लिए बोल दिया जाता है कि इस चीज पे आपके क्या मतलब विचार हैं, या कैसे आप इसको, मतलब वो क्या होता है, एक नॉर्मल डिस्कशन की तरह लिखना है आपको। तो ये चीजें ध्यान में रखना जब ऐसे की जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन रहेगी उसको ध्यान से पढ़ना। सो स्टिक टू द टॉपिक एंड अवॉइड कीजिए डेविएटिंग फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। ठीक है? इसके अलावा आपने, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ही लिखे जा रहे हो, उसके अंदर पूछा उसका कंपैरिजन है और आपने कंपैरिजन का एक भी पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट इन द सेंस एक भी पैराग्राफ में आपने कहीं भी कंपैरिजन को नहीं लिखा है। ठीक है? सो ऐसा ना हो। देन प्लान बिफोर राइटिंग। पहले आप चलिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि स्पेंड योर 10 मिनट्स, बट येस आपके कुछ पॉइंटर्स आप फटाफट से लिख लीजिए किसी भी रफ शीट पे या कहीं पे, कि मैं इसके अंदर क्या क्या बातें बताने वाली हूँ। ठीक है? सो दैट आप जैसे 2 मिनट इसके लिए आप ले सकते हो कि अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक ऐसे आया है किसी भी मतलब टॉपिक पे, मान लीजिए मुझे मेडिटेशन के ऊपर कुछ लिखना है या मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ लिखना है। सो व्हाट आर द पॉइंटर्स इन योर माइंड? ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि लिखते लिखते हम वो चीजें भूल जाते हैं। तो आप साइड पे पहले 5 6 10 जितने आपके माइंड में पॉइंटर्स आ रहे हैं वो जो है नोट डाउन कर सकते हैं, फिर उन्हीं को इलेबोरेट कीजिए। ठीक है? इट विल सेव योर टाइम। तो यहाँ पे आपने एक रफ आउटलाइन बना लेनी है। ठीक है? उसमें क्या आप इंट्रोडक्शन में देने वाले हैं, बॉडी में देने वाले हैं एंड कंक्लूजन में देने वाले हैं। तो 3 हिस्सों में हम इस ऐसे को लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है? इंट्रोडक्शन में आप मेन मेन टॉपिक के बारे में बताएंगे, बॉडी में आप उसके पॉइंट्स देंगे, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई एविडेंस दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको उसके बारे में जानकारी हो इन डिटेल, उसके पार्ट्स के बारे में बताना या कुछ भी ऐसा। देन कंक्लूजन के अंदर आप फाइनल जो है स्टेटमेंट उसमें दोगे। नेक्स्ट चीज आती है क्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। इंट्रो हो सकता है आपके चलो मैं नहीं जानती कि पूरा पेपर कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, बट जहां तक मुझे लगता है कि आपकी इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ी जाती है। बॉडी का मुझे नहीं पता कि मेन एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको लाइन टू लाइन रीड करता है पेपर में या नहीं करता है, राइट? सो यहाँ पे आपका बहुत ही एक हुक टू ग्रैब के अटेंशन क्या होनी चाहिए, आपका कोई कोट आप उसमें कर रहे हो या कोई स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हो उसके अंदर, कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हो उसके अंदर, तो आपका जो इंट्रो है वो काफी अच्छा से मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि पढ़ते ही लगे कि हाँ जी आपने कुछ बहुत ही
दमदार सा लिखा है ना, सो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। सो प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई अगर टेक्निकल चीज के बारे में, तो उस चीज का अगर आपको कोई बैकग्राउंड पता है तो वो आप बताएं इंट्रो के अंदर, वहां से स्टार्ट करें बैकग्राउंड से। क्लियरली स्टेट योर थीसिस और सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, यानी बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से आपकी बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे पढ़ के ऐसे लगे कि कुछ उलझा हुआ सा है या कुछ क्लैरिटी नहीं है उसमें, ठीक है। देन स्ट्रक्चर द बॉडी इफेक्टिवली, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर होनी चाहिए, यानी मेन आइडिया जो आप दे रहे हो। देन ईच पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया, यानी पहली लाइन जो हर पैराग्राफ की होगी वो आपका एज अ पॉइंटर ही होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं है कि आपको उसको अंडरलाइन करके पॉइंट बना के लिख के आना है, बट जब आप स्टार्टिंग लाइन लिख रहे हो, इट शुड क्लियरली स्टेट दैट यू हैव स्टार्टेड अ न्यू पॉइंट इन दिस पैराग्राफ। तो इट शुड सपोर्ट योर पॉइंट, एग्जाम्पल, डेटा या रेफरेंस जो भी आप दे रहे हो उसके हित में ही होनी चाहिए जो आप लिख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिख दिया कुछ और मैं डिस्क्राइब कुछ और कर रही हूँ। देन योर ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स फॉर अ स्मूथ फ्लो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अलग अलग मैं कुछ लिख रही हूँ, पहले पैराग्राफ में मैंने कुछ और ही लिखा था, दूसरे में मैंने कुछ और ही लिख दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दिया है ना, ऐसा नहीं। तो आपका जो फ्लो है मतलब वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इतना नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन जाओगे, बट बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं क्रिएट करना अपने पैराग्राफ्स के बीच में, कहने की मतलब ये है। देन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल ज्यादा आपको लिखना है, यानी गो बियॉन्ड सिंपली डिस्क्राइबिंग। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी पे आ गया तो सिंपली ये नहीं लिखना कि टेक्नोलॉजी होती क्या है, मतलब आप लिख सकते हैं उसके लाइक बेनिफिट्स लिख सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हैं, आप बहुत सी अदर चीजें उनकी ट्रेंड्स लिख सकते हैं, उनके बारे में डेवलपमेंट्स लिख सकते हैं, आने वाली चीजें लिख सकते हैं एंड में, है ना। सो ये सारी चीजें आप इंडल्ज कर सकते हैं, यानी क्रिटिकल वे में आप अगर लिखेंगे कि हाँ इस चीज को हम दोनों तरीकों से कैसे देखते हैं, पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में, जो भी आपका टॉपिक होगा, सो वो ज्यादा एनालिटिकल बन जाएगा, ज्यादा उसको इंटरप्रेट होएगी उसमें इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आपको ये लिखना है। देन राइट अ मेमोरेबल कंक्लूजन, ऐसा कंक्लूजन पॉइंट देना है जो यादगार हो, यानी जो बिल्कुल एकदम जो है अगेन इंट्रोडक्शन की तरह टीचर जो भी होंगे या एग्जामिनर जो भी होंगे उनको पढ़ के लगे कि हाँ आपने कुछ बहुत ही ऐसा लिखा है जो एकदम काफी अच्छे से मतलब स्ट्राइक कर रहा है किसी के माइंड को, ठीक है। सो एंड विद अ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट, यानी सामने वाला सोचता रहे, आपने ऐसा पॉइंट देना वहां पे कि हाँ बात तो सही कही है ना, ऐसे हम कहते हैं ना कि हाँ ये तो मैं याद रखूंगी। सो दिस दिस शुड बी द थिंग इन द कंक्लूजन। फोकस ऑन क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं आते हैं लिखने, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरी एक कथा लिख देनी है ऐसा वाला नहीं है। यू माइट बी हैविंग लाइक 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स का आ जाएगा, या फिर मतलब इतना तो आना ही चाहिए, इससे मिनिमम तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, बट समटाइम्स यू नेवर नो कि इतना मतलब अराउंड तो आपको आ ही जाएगा। सो आपको उस हिसाब से करना है। और कोई भी जैर्गन, अवॉइड यूजिंग जैर्गन। ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर कोई आप अगर टेक्निकल लाइन के चीजें जानते हो, बट हो सकता है एग्जामिनर को ना पता हो वो चीजें, पढ़ने वाले को ही नहीं पता होगी तो वो कहेगा पता नहीं क्या लिखा है। सो अवॉइड यूजिंग सच लैंग्वेज, बहुत ऐसे सिंपल भी नहीं लिखनी है, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। सो टेक्निकल टर्म्स अगर आप यूज भी कर रहे हो तो उसको डिफाइन कीजिए फिर कि मैं इसके बारे में लिख रही हूँ तो ये होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। देन मेंटेन अ फॉर्मल टोन, कहीं पे भी आप मतलब ऐसा कोई स्लैंग या कोलोकियल लैंग्वेज यूज मत कीजिए, यानी कैजुअल वर्ड्स को यूज मत कीजिए, फॉर्मल टोन ही आपकी ऐसे की रहनी चाहिए। राइट इन द थर्ड पर्सन अनलेस आस्क्ड अदरवाइज, अगर आपको ये नहीं कहा है ऐसे में कि अपने विचार बताओ, तब तक आप मैं करके ऐसे को नहीं लिखिए, ठीक है। राइट एज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, कि जनरली ऐसे होता है जी, ऐसे होता है, तो आप जनरल वे में लिख सकते हो उसको, या फिर थर्ड पर्सन में लिख सकते हो, बट आई मी मैं ये सोचती हूँ ऐसे मत लिखो, अनलेस आपको नहीं कहा गया है कि आप अपने विचार बताओ, ठीक है, तब आप कह सकते हैं, ऐसी लाइंस लिख सकते हैं। देन मैनेज टाइम वाइजली, ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें लगता है मैं ये भी लिख दूं, मुझे ये भी आता है, मैं इसके बारे में ये भी जानती हूँ तो ये भी आता है, तो आप वो चीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वहां पे मार्क्स भी कटेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट आपकी जो है क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा सा प्लानिंग से चलिए जब आप लिख रहे हैं, और उसको एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए।
देन प्रूफ रीडिंग एंड रिवाइज, क्योंकि ग्रामेटिकल इश्यूज हमें जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं, कई बार स्पेलिंग एरर्स हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। कई बार हम बेसिक ग्रामर के जो रूल्स हैं वो हम, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ, काफी बच्चों की मैंने ये चीज देखी है कि वो ऐसे शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, लिखते लिखते एंड तक पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो पास्ट टेंस यूज करना है। कहाँ पे कैसे क्या फ्लो जा रहा है, आपको अपने टेंसेस का हिसाब रखना है, ठीक है। यानी कि ऐसा ना होना चाहिए कि पूरा ऐसे ही आपने मतलब कहीं पे आपने कोई टेंस यूज कर रखा है, कहीं पे कोई, तो आप कहाँ बात कहना चाह रहे हो वो क्लैरिटी नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी ट्रेंड के बारे में लिख रहे हो, तो जितनी चीज आपको उसके पास्ट ट्रेंड्स के बारे में पता है वो सारा पास्ट टेंस में सेंटेंसेस जाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट में स्टार्ट होगा। सो ये जो चीज है बहुत ही एक जो ऐसे का फ्लो होता है, दैट शुड बी चेक्ड कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है, ठीक है। कई बार तो हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिख रहे होते हैं, लिखते 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 हम कुछ और ही मतलब कह लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हैं, है ना। सो दैट शुड नॉट बी देयर। अगर आप एक टेंस भी यूज कर रहे हैं तो किस तरीके का, वैसे तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी बात कहना चाहते हैं, बट स्टिल ये बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है, ठीक है जी। सो लॉजिकल आपका फ्लो होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी जो भी पॉइंटर्स आप दे रहे हैं वो अकॉर्डिंगली होने चाहिए, कि जो पहले आना चाहिए वो पहले हो। ऐसा ना हो कि जो बात पहले कहनी थी वो आप 5वें नंबर पे कह रहे हैं, है ना। दिस शुड नॉट बी देयर। देन मेक श्योर द ऐसे जो है उसके आंसर्स द क्वेश्चन पोज्ड। अगर कोई क्वेश्चन रेज किया गया है कि हाँ इस ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, तो आपका ऐसे वो होना चाहिए जो उस क्वेश्चन का आंसर हो। फाइन, होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट लास्ट चीज जो मैंने सबसे पहले आपको कही कि प्रैक्टिस करने से ही आपको ऐसे राइटिंग आएगी, अदरवाइज ये वीडियो देखना या 1000 वीडियो आप देख लेना, आपको ऐसे राइटिंग नहीं आएगी, ठीक है। इससे सिर्फ सजेशंस मिलेंगे, इससे सिर्फ एक आइडिया जनरेट होगा, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे तो आता है, बहुत अच्छी मेरी इंग्लिश है, या बहुत अच्छा मेरा ग्रामेटिकल जो है मैं कोई एरर नहीं करती हूँ या करता हूँ, तो मैं सीधा जाके पेपर में लिखूंगी, यू विल फाइंड सो मेनी सिली मिस्टेक्स, ठीक है, इवन इफ यू आर सो गुड एट राइटिंग। तो आप प्लीज एक बार लिखिए, लिख के 2-3 टॉपिक्स, एटलीस्ट 5 टॉपिक्स आप ले लीजिए, ठीक है। अभी तक आपका कोई जब तक पेपर है तब तक आप कोई भी 5 टॉपिक्स ले लीजिए, उनके ऊपर डेली का एक टॉपिक लेके उसके ऊपर थोड़ा सा लिखना शुरू कीजिए, एंड चेक योर वर्ड लिमिट, चेक योर टाइम लिमिट, ये सब चीजें भी होती हैं। फाइन। सो हियर इज द क्वेश्चन जो आपके लास्ट पेपर के अंदर आया था ऑन ऐसे राइटिंग। तो ये 200 वर्ड्स में इन्होंने पूछा है राइट योर पर्सनल ओपिनियन। अब इन्होंने क्या कह दिया कि आप अपना ओपिनियन बताइए, तो इसमें आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं, यानी मैं करके इसके अंदर ऐसे में लिख सकते हैं कि मुझे ये लगता है, मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचता हूँ, इस तरीके से आप डाल सकते हैं इसके अंदर वर्ड्स। सो अबाउट द नीड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले गेम्स ऑन द फील्ड, यानी आउटडोर आजकल बच्चे जैसे खेलते नहीं है ना, तो उसके ऊपर है कि आउटडोर गेम्स या प्ले गेम्स फील्ड के अंदर जाके बच्चे को क्यों खेलनी चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है। सो योर टॉपिक इज नीड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले गेम्स ऑन द फील्ड, है ना। तो इन्होंने कुछ पॉइंटर्स भी दिए थे आपको पेपर के अंदर कि आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करें। अब देखो इनमें से कोई पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए, 4 पॉइंट तो इन्होंने खुद ही दे दिए आपको, बाकी इनको इलेबोरेट कीजिए आप, है ना। 200 वर्ड्स का ऐसे तो वैसे ही बन जाता है, बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर एट एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट। तो आप कितना अच्छे से इसको कर पाओगे। तो ये है गुड फिजिकल एक्सरसाइज एंड लर्न टू हैंडल बोथ विक्ट्री एंड डिफीट, है ना, हार जीत दोनों को हैंडल करना, या फिर सपोर्टिंग स्पिरिट होनी चाहिए खेलते हुए, या फिर साउंड बॉडी लीडिंग टू साउंड माइंड, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। सो हियर कम्स जो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सॉल्व करके आपको दिया है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। सो द नीड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले गेम्स ऑन द फील्ड, आपको टाइटल का नेम जरूर लिखना है, हालांकि वो ऑलरेडी आपकी हेडिंग में है, बट आपको पेपर में लिखना है कि दिस इज द हेडिंग। So playing games on the field is vital for a child's overall development. Physical exercise through outdoor games helps maintaining good health, improves stamina, builds strength. It ensures that children develop strong muscles and bones, reducing the risk of
हेल्थ इश्यूज लेटर इन लाइफ। ठीक है, तो ये गुड हेल्थ के ऊपर हो गया कि भाई हेल्दी आप रहते हो अगर आप खेलते कूदते हो, मतलब बच्चों के लिए हो गया। So field games teach children how to handle both victory and defeat with grace। तो हमें खेल ही ये सिखाते हैं कि किस तरीके से हम हार जीत को एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रेसफुली। विनिंग जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, वाइल लूजिंग जो है वो हेल्प करती है हमें टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, यानी उससे बाहर कैसे आना है, प्रिजर्वेंस। ठीक है, सो these life lessons shape their character, इसी से हमारे कैरेक्टर बनते हैं, एंड वी गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। ठीक है, रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए हम रेडी हो जाते हैं। देन ये आपका यहाँ पे आपका सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर होता है। देन सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो है ऑल्सो इंस्टिल अ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, ये जो सारी खेल कूद की एक्टिविटीज होती हैं ये हमारी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट को जो है बरकरार रखती हैं और हमें हमें ये डालती हैं। अदरवाइज लाइफ में बहुत बार होता है कि हम अपनी हार एक्सपेक्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट। सो ये चीजें बहुत बार होती हैं, जनरल लाइफ में भी होती हैं। सो ये स्पोर्ट्स हमें ये चीजें टीच करता है, हाउ टू एक्सेप्ट इट। सो चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पेक्ट रूल्स, इससे डिसिप्लिन भी आता है। रूल्स हम समझते हैं, अपने ओपोनेंट को समझने के समझ आती है। डिसीजंस ऑफ रेफरेंस, कब आपको मतलब आप बहुत माइंडफुल हो जाते हो इससे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। सो दिस सपोर्टिंग स्पिरिट फॉस्टर्स ह्यूमिलिटी एंड टीम वर्क। ठीक है, इन चीजों को हमें सिखाती है, एंड विच आर असेंशियल क्वालिटीज फॉर सक्सेस इन लाइफ। मोर ओवर अ साउंड बॉडी, अब हम साउंड बॉडी की बात कर रहे हैं, इन साउंड माइंड इट लीड्स टू साउंड माइंड। फिजिकल एक्टिविटीज इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे इंप्रूव होता है। अब बॉडी की बात होगी ना कि साउंड बॉडी कैसे आती है, मतलब अगर साउंड बॉडी है तो साउंड माइंड कैसे होगा। हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, विच जो हमें हेल्प करती है अच्छे ब्रेन फंक्शनिंग में एंड कंसंट्रेशन में। दिस मेक्स चिल्ड्रन मोर फोकस्ड एंड रिप्रोडक्टिव इन देयर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज। फाइन। इन कंक्लूजन वी कैन से फील्ड गेम्स आर नॉट merely recreational but essential फॉर अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें मतलब खेल कूद में जाना चाहिए, या बच्चों को खेलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए खेलने के लिए। पेरेंट्स एंड स्कूल, यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर गेम्स इंश्योरिंग। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन में एंड में क्या हो गया कि सारी चीजें डाल दी, फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए हमें ये चीजें करनी चाहिए, यानी खेलकूद बच्चे के लिए जरूरी होता है। अब एंड में सारी ही चीजें लिख दी है, मेंशन कर दी है। सो दिस इज द वे यू कैन राइट इट डाउन। तो मेन चीजें आपको ये याद रखनी है कि कितने शब्द आप यूज कर रहे हैं, और कितने कैसे आप उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा था कि आपके पेपर के अंदर कुछ पॉइंटर्स दिए थे, तो आप उन्हीं को इलेबोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज इन केस हम इस बार अगर मान लीजिए ना दिए हुए पॉइंट्स, क्योंकि हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो देंगे फॉर श्योर है या नहीं है। कई बार होता है कि सिर्फ टॉपिक ही रिटन है, तो वो भी चांस हो सकता है। बट इट विल बी वेरी गुड अगर आपको जो है मतलब ये दिया होगा 4 पॉइंटर्स या 3 पॉइंटर्स या 2 भी पॉइंटर्स दिए होंगे। सो यू कैन स्ट्रेच इट अप टू 200 वर्ड्स, जो इतनी भी नॉलेज आपको होगी वो उसके अंदर आप डाल देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसे राइटिंग, एंड अगेन मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप लिखिए जरूर ऐसे। फाइन। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।